हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। इस पाठ की लेखिका हैं मधु कांकरिया। आइए हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं। साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ की लेखिका मधु कांकरिया हैं। लेखिका इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। लेखिका जब महानगरों की भावशून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन से ऊब जाती हैं तो दूर दूर यात्राओं पर चल पड़ती हैं। उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है, यानी हमारे सामने पाठ के रूप में प्रस्तुत किया है। इस लेख में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। लेखिका गंगटोक शहर में तारों से भरे आसमान को देख रही थी। उस रात में ऐसा सम्मोहन था कि वह उसमें खो जाती हैं। उसकी आत्मा भावशून्य हो जाती है। वह मंद स्वर में नेपाली भाषा में सुबह की प्रार्थना करने लगती है। उन लोगों ने सुबह युमथांग जाने के लिए जाना था, यानी लेखिका और उनके सहयोगी योमथांग नाम की एक जगह पर जाना चाहते थे। यदि वहाँ का मौसम साफ हो तो गंगटोक से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। मौसम साफ होने के बावजूद भी आसमान में हल्के बादल थे, इसलिए लेखिका को कंचनजंगा पिछले साल की तरह दिखाई नहीं दी। योमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उन लोगों के गाइड कम ड्राइवर, जिसका नाम जितेन नार्गे था, यानी ड्राइवर ही गाइड का काम कर रहे थे। योमथांग का रास्ता घाटियों और फूलों से भरा था। रास्ते में उन्हें एक जगह पर सफ़ेद बौद्ध पताकाएं लगी दिखाई दी। ये पताकाएं अहिंसा और शांति की प्रतीक हैं। जितेन नार्गे ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो किसी पवित्र स्थल पर 108 सफ़ेद बौद्ध पताकाएं फहरा दी जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। जितेन नार्गे की जीप में भी दलाई लामा की फ़ोटो लगी थी। जितेन ने बताया कि कभी लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उन लोगों ने रास्ते में एक घूमता हुआ चक्र देखा, जिसे धर्म चक्र के नाम से जाना जाता था। वहाँ रहने वाले लोगों का विश्वास था कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य सब एक जैसे हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। पहाड़ियों ने विराट रूप धारण कर लिया था। पास से उनका वैभव कुछ अलग था। धीरे धीरे रास्ता अधिक घुमावदार होने लगा था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे किसी हरियाली वाली गुफा के मध्य से गुजर रहे हों। सब यात्रियों पर वहाँ के हसीन मौसम का असर हो रहा था। लेखिका अपने आसपास के दृश्यों को चुप रहकर अपने में समा लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी के साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य आगे बढ़ने पर और अधिक निखर गया था। वह उस नदी को देखकर रोमांचित हो रही थी। मन ही मन हिमालय को सलामी देती हैं और आगे चलकर 7 सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सभी लोग वहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं और फ़ोटो लेने लग जाते हैं। लेखिका आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी की तरह झरने से बह रहा संगीत आत्मलीन होकर सुनने लगती है। उन्हें लगता है जैसे उन्होंने सत्य और सौंदर्य को छू लिया हो। झरने का पानी उनमें एक नई शक्ति का एहसास भर रहा था। उन्हें लग रहा था कि जैसे उनके अंदर की सारी कुटिलता और सारी बुरी इच्छाएं पानी की धारा के साथ बह गई हों। वे वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी जितेन ने कहा कि आगे इससे भी ज़्यादा सुंदर दृश्य हैं। पूरे रास्ते भर आँखों और आत्मा को सुख देने वाले दृश्य थे। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। माया और छाया का यह अनूठा खेल लेखिका को जीवन के रहस्य समझा रहा था। पूरा वातावरण प्राकृतिक रहस्यों से भरा था जो सबको रोमांचित कर रहा था।
थोड़ी देर के लिए जीप रुकी। जहाँ जीप रुकी वहाँ पर लिखा था थिंक ग्रीन, यानी हरा भरा सोचो। वहाँ ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था। सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, नीचे पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले हुए फूलों की हंसी उसको चारों तरफ बिखेर रही थी। उस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा अपना अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा था। ऐसा सौंदर्य लेखिका ने अपने जीवन में पहली बार देखा था। लेखिका को लग रहा था कि उसका अंदर बाहर सब एक हो गया था। उसकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंच गई थी। मुंह से सुबह की प्रार्थना के बोल निकल रहे थे। अचानक लेखिका का इंद्रजाल टूट गया। उन्होंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य के मध्य कुछ औरतें बैठकर पत्थर तोड़ रही हैं। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। ऐसा लग रहा था कि मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ चल रही हैं। एक कर्मचारी ने बताया कि यह पहाड़ी ने मौत की भी परवाह नहीं करते और लोगों के लिए पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। कई बार तो काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा हो सकता है। उन लोगों की स्थिति देखकर लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। मजदूरों के जीवन में आंसू, अभाव और यातना अपना अस्तित्व बनाए रखती है। लेखिका की सहयात्री मणि और जितेन उसे गमगीन देखकर कहते हैं कि यह देश की आम जनता है, इसे वे लोग कहीं भी देख सकते हैं। लेखिका उनकी बात सुनकर चुप रहती है, परंतु मन ही मन सोचती है कि ये लोग अपना सब कुछ लगाकर समाज को कितना कुछ देते हैं। वे लोग इस कठिन स्थिति में भी खिलखिलाते रहते हैं, यानी प्रसन्न रहते हैं। वे सब लोग वहाँ से आगे चलते हैं। रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन ने बताया कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ आसपास 1 या 2 स्कूल हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। जगह जगह सरकार की चेतावनियों के बोर्ड लगे थे कि गाड़ी धीरे चलाएं। सूरज ढलने पर पहाड़ी औरतें और बच्चे गाय चराकर लौट रहे थे। कुछ के सिर पर लकड़ियों के गट्ठर थे। शाम के समय जीप चाय बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियाँ सिक्किमी परिधान पहने चाय के पत्ते तोड़ रही थी या चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। उनके चेहरे ढलती शाम के सूरज की रोशनी में दमक रहे थे। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। लेखिका इतना प्राकृतिक सौंदर्य देखकर खुशी से चीख रही थी। योमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग एक स्थान का नाम है। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफ़र की थकान उतारकर तीस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। उस वातावरण में अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपनी लय, ताल और गति में कुछ कह रही है। इस सफ़र ने लेखिका को दार्शनिक बना दिया था। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया था। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब थी। लेखिका को वहाँ बर्फ़ देखने की इच्छा थी, परंतु वहाँ बर्फ़ का नाम न था। वे लोग उस समय समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गई है, यानी यहाँ पर अब बर्फ़ का गिरना बहुत कम हो गया है। कटाव में बर्फ़ देखने को मिल सकती है। कटाव एक स्थान का नाम है। कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। कटाव को भी अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, यानी इसको पर्यटन स्थल नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफ़र 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। वहाँ का सारा वातावरण बादलों से घिरा हुआ था। जरा सी भी असावधानी होने पर बड़ी घटना घट सकती थी।
थोड़ी दूर जाने पर मौसम साफ हो गया था। मणि कहने लगी, यह स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर है। कटाव दिखने लगा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। जितेन कहने लगा कि यह बर्फ रात को ही पड़ी है। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे चारों ओर चांदी फैली हो। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। बर्फ को देखकर सभी झूमने लगे थे। लेखिका का मन बर्फ पर चलने का हो रहा था, परंतु उसके पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे। सभी सहयात्री वहाँ के वातावरण में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका फ़ोटो खिंचवाने की अपेक्षा वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे अच्छे से महसूस कर रही थी। उसे लगा कि यहाँ के वातावरण से ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा मिली होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। ये हिमशिखर पूरे एशिया को पानी देते हैं। प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिमशिखरों का हम पर ऋण है, कर्ज है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियाँ दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। फौजी कड़कड़ाती ठंड में अपने को कष्ट देकर हमारी रक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई थी। वैशाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। इस प्रकार की बातें लेखिका सोच रही हैं। वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। वास्तव में ये फौजी अपने आज के सुख का त्याग करके हमारे लिए शांतिपूर्वक कल का निर्माण करते हैं। वे लोग वहाँ से वापस लौट आए थे। युमथांग की पूरी घाटियाँ प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूलों से खिली थी। ये फूलों के प्रकार हैं। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। उसने आगे बताया कि उसने तो कुत्ते का मांस भी खाया हुआ है। सभी को जितेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लेखिका को लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। उसने पठारी इलाकों की भयानक गरीबी देखी है। लोगों को सूअर का दूध पीते हुए देखा है। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। वहाँ के लोग स्वयं को प्रदेश के नाम से नहीं बल्कि भारतीय के नाम से पुकारा जाना पसंद करते हैं। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। ऐसा करके वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। लौटते हुए जितेन ने कई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन लोगों को दी। रास्ते में उसने एक जगह दिखाई। उसके बारे में बताया कि यहाँ पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उसने बताया कि वे लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। वे लोग गंगटोक को गंगटोक बुलाते हैं। गंगटोक का अर्थ है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को लगता है कि मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ में मुख्य रूप से लेखिका ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है जब वो गंगटोक शहर में जाती हैं। धन्यवाद।